नमस्कार, आप देखिए देवभूमि समाचार में आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर। उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। गैरसैंण में बजट सत्र के तीसरे दिन सदन में गूंजा कानून व्यवस्था का मुद्दा। दिन दहाड़े मर्डर और अंकिता केस को लेकर उठाए सवाल। भूमिधर कानून को लेकर भी विपक्ष ने सरकार को घेरा। भराड़ीसैंण के विधानसभा भवन में होंगी शादियां, वेडिंग डेस्टिनेशन बनाना चाहते हैं मंत्री सतपाल महाराज। पर्यटन मंत्री के बयान पर गरमाई सियासत। उत्तराखंड के मठ मंदिरों में गैर हिंदुओं की एंट्री पर बैन। बीकेटीसी के अधीन आने वाले बद्री, केदारनाथ समेत 47 मंदिरों में रहेगी गैर सनातनियों के प्रवेश पर रोक। और प्रदेश में भी गैस सिलेंडर को लेकर मची मारामारी। एजेंसियों पर उमड़ी भारी भीड़। सिलेंडर की किल्लत से उपभोक्ता हुए परेशान। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे विधानसभा सत्र की। गैरसैंण में चल रहे बजट सत्र के तीसरे दिन सदन में कानून व्यवस्था का मुद्दा गूंजा। विपक्ष ने राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर कई सवाल उठाए, जिस पर संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल ने विपक्षी सदस्यों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि राज्य में पुलिस प्रशासन कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने का काम कर रही है। अपराधियों को पकड़ने और उन्हें सजा देने का भी काम लगातार किया जा रहा है। विपक्ष का मकसद ही हंगामा करना है और वो जनता को भ्रमित करने के लिए जिस तरह से काम कर रहा है, मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है। सरकार ने उनके हर एक प्रश्न का जवाब दिया और इस बात की भी बहुत स्पष्ट निष्पक्षता दिखाई कि अपराधी अपराधी होता है। उसको दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर अगर जो आरोप लगे कि भारतीय जनता पार्टी के ही नेता थे कई अपराधों में, तो उनको बख्शा नहीं गया। उसको अपराधी ही मानते हुए उसके खिलाफ कार्रवाई की गई, गिरफ्तार किया गया। बेल भी उनकी जो स्टे हाईकोर्ट पे उन्होंने लिया था गिरफ्तारी पे, उसको भी खारिज कराने का काम किया गया कई केसेस में। तो सरकार पूरी निष्पक्षता के साथ, पूरी तत्परता के साथ जब भी यहाँ पर इस तरह की घटनाएं हुई हैं तो उसमें तत्काल कार्रवाई करते हुए 2 दिन के अंदर गिरफ्तारियां करना, मर्डर का खुलासा करना है, तो तमाम चीजें देखिए। वहीं सत्र में विपक्ष ने भूमिधर कानून का मुद्दा उठाते हुए कहा कि पशुपालक बनकर लोगों ने जंगलों में रहकर अपने क्षेत्र को बसाया है और आज सरकार उनको हटाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि 1980 में वन संरक्षण अधिनियम लागू होने के बाद जिस क्षेत्र में लोग लंबे समय से रह रहे हैं वो आज वन क्षेत्र में आ गई है, जिसके कारण लोगों को बेघर किया जा रहा है। लेकिन 2006 में पारित हुए वन अधिकार कानून के तहत लंबे समय से रह रहे लोगों को मालिकाना हक मिलना चाहिए। सरकार को अंतिम छोर पर बैठे व्यक्तियों को भी भूमिधर अधिकार का लाभ देना चाहिए। मैं तो 2017 से इसको लेके आता हूं और बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि 2018 में उस समय सतपाल महाराज जी ने एक आश्वासन दिया था कि हम इसका जो है प्रशिक्षण करेंगे और ये भूमि उनको देंगे, लेकिन मैं 2022 तक देखते रहा, वो कहीं भी जो है आश्वासन समिति में वो मामला नहीं पहुंच पाया। आज फिर पुनः मैंने उस मामले में रखा है, चाहे नया बस्ती से लेके हमारा गुंजी तक, जिसको भाजपा प्रथम गांव कहती है, हम आखिरी गांव कहते हैं गुंजी। वहीं गैरसैंण में विधानसभा सत्र के दौरान पेश किए गए देवभूमि परिवार विधेयक को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देवभूमि की मूल संस्कृति और परंपरा को बनाए रखने के लिए ये योजना लाई जा रही है। भावी पीढ़ी के लिए ये मील का पत्थर साबित होगी। वहीं कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने कहा कि सरकार का ये पॉलिटिकल स्टंट है। 14 सालों से केंद्र और 9 सालों से राज्य में बीजेपी की सरकार है, लेकिन विकास के मुद्दों से हटकर भाजपा लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। पूरे देवभूमि का जो आने वाले समय में डेमोग्राफिक रूप से, यहाँ के सांस्कृतिक रूप से किसी भी प्रकार से यहाँ की जो देवत्व है उसको नुकसान न हो, देवभूमि का मूल अस्तित्व बना रहे, उसको लेकर ये योजना लाई गई है। और ये योजना हमारे बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए भी, भावी कर्णधारों को एक सुरक्षित उत्तराखंड मिले, उस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण योजना है। और दून ईस्ट सहारनपुर सीट मुस्लिम सीट थी, जिस पर और कोई नहीं, मेरे सगे दादाजी काजी अब्दुल वली, आप गूगल कर लीजिए, आप उस पर निकाल लीजिए, चैट जीटीपी वगैरह पर किसी भी एआई पर निकाल लीजिए, आपको नाम निकल आएगा। काजी अब्दुल वली 1937 में एमएलए इलेक्ट हुए थे, जो कि दून ईस्ट सहारनपुर मुसलमान सीट थी
तो डेमोग्राफिक चेंज कहाँ से आ गया? उसी समय वो तो मुस्लिम सीट आबादी के हिसाब से तय हुई थी, वो किसी कांग्रेस पार्टी ने नहीं की थी। सोचिए, जिस लोकतंत्र के मंदिर में जनता के लिए और प्रदेश के विकास के लिए चर्चा की जाती है, जहां कानून बनाए जाते हैं, अगर उसी मंदिर में शादी का आयोजन होने लगे तो वहां का हाल क्या होगा। हम बात कर रहे हैं गैरसैंण विधानसभा की, जहां सत्र चल रहा है, लेकिन इस बीच पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने समूचे प्रदेश में उबाल ला दिया है। स्थायी राजधानी का सपना दिखाते दिखाते अब मंत्री जी गैरसैंण के विधानसभा को वेडिंग डेस्टिनेशन बनाना चाहते हैं, जिस पर सूबे की सियासत गर्मा चुकी है। रिपोर्ट देखिए। गैरसैंण के विधानसभा में होगी शादियां, सत्र की जगह बैंड बाजा बारात। पर्यटन मंत्री का बड़ा बयान, वेडिंग डेस्टिनेशन बनाना चाहते हैं सतपाल महाराज। महाराज के बयान पर गरमाई सियासत। जी हां, अब वो दिन दूर नहीं जब गैरसैंण विधानसभा में सत्र की जगह बैंड बाजा बारात नजर आएगी। लोकतंत्र के मंदिर में शादियों का आयोजन होगा, और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये कहना है पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का। दरअसल मंत्री सतपाल महाराज ने एक ऐसा बयान दे दिया जिससे सत्ता पक्ष को आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। कहां गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने का सपना दिखाया जा रहा था, और अब उसी भराड़ीसैंण विधानसभा को वेडिंग डेस्टिनेशन बनाने की चाहत जाहिर की जा रही है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि वो भराड़ीसैंण के विधानसभा भवन को कॉर्पोरेट और वेडिंग डेस्टिनेशन बनाना चाहते हैं, ताकि ये भवन सफेद हाथी न बनकर रह जाए। और मैं ये भी आग्रह करना चाहता हूँ कि आगे इसको डेवलप करने के लिए, वाइब्रेंट इसको एक डेस्टिनेशन बनाने के लिए मैंने विधानसभा अध्यक्ष जी से प्रार्थना की है कि इसको टूरिज़्म को अगर ये मिल जाए तो हम इसको कॉर्पोरेट डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप कर सकते हैं, ताकि बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स यहाँ करके मीटिंग कर सकें। और हमारा ये भवन जो है ये वाइट एलिफेंट की तरह ना रहे, बल्कि इसका उपयोग होना शुरू हो जाएगा तो यहाँ पर लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, फैसिलिटी भी मिलेगी, और लोग इसकी भव्यता को देख करके इसका अनुभव प्राप्त करेंगे। अब सतपाल महाराज के इस बयान पर उत्तराखंड की सियासत गर्मा गई है। विपक्ष ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि मंत्री जी की बात सुनकर मेरे जैसे हजारों लाखों उत्तराखंड वासियों के दिलों को गहरी पीड़ा पहुंची है, क्योंकि गैरसैंण को उत्तराखंड की स्थायी राजधानी के रूप में देखने का सपना लोग संजोए बैठे हैं। कांग्रेस शासन में गैरसैंण में राजधानी स्थापना से निमित्त जो निर्माण कार्य हुए, उनका उपयोग पर्यटन मंत्री जी के अनुसार आगे पर्यटन गतिविधि और व्यावसायिक यानी कारोबारी गतिविधियों के लिए उसका उपयोग किया जाना चाहिए, ये उनका विचार है। मेरे जैसे अनेक लोग जो भराड़ीसैंण में, गैरसैंण में उत्तराखंड की स्थायी राजधानी के रूप में सपने देखते हैं, उन सभी के दिलों पर इस वक्तव्य ने बहुत छेद किया, मतलब उन दिलों में बहुत पीड़ा हुई इससे। मैं नहीं समझ पाया कि पर्यटन मंत्री जी ने जब सदन चल रहा हो तो सदन के अंदर बयान न देकर बाहर बयान दिया, जबकि परंपरा यह है कि जब सदन चल रहा हो तो मंत्रियों के नीतिगत बयान सदन में आने चाहिए, ये बयान बाहर दिया गया है। वहीं सतपाल महाराज के बयान को लेकर बीजेपी का कहना है कि वो उनका निजी बयान है। गैरसैंण को लेकर सरकार संवेदनशील है और आगे आने वाले समय में उसके विकास के लिए सरकार और भी आगे कदम बढ़ाएगी। नहीं, देखिए, माननीय पर्यटन मंत्री जी ने, सतपाल महाराज जी ने जो बात कही है वो उनकी अपनी व्यक्तिगत भावनाएं हैं, व्यक्तिगत सुझाव है, और कहीं उन्होंने ये नहीं कहा कि इसको हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने कहा कि उस क्षेत्र की भव्यता, सुंदरता और प्राकृतिक सौंदर्य, अद्भुत सौंदर्य को देखते हुए उन्होंने कहा कि इसका हम इस्तेमाल इसमें भी कर सकते हैं। एक सुझाव के तौर पर उन्होंने बात की, उसमें राजनीति करने की आवश्यकता ही नहीं है। कांग्रेस के लोग हर बात में राजनीति करते हैं और जानबूझ के उसमें राजनीति कर रहे हैं, और उनकी भावना कहीं ऐसी नहीं है। न सरकार ने कोई उसमें निर्णय लिया, या तो सरकार निर्णय ले लेती। वो अगर किसी माननीय मंत्री का अगर व्यक्तिगत विचार हो सकता है, उनका अपना व्यक्तिगत विचार है। बता दें कि गैरसैंण उत्तराखंड की जनता की भावनाओं से जुड़ा मुद्दा है। आंदोलनकारियों का सपना है गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाना। उत्तराखंड गठन से पहले ही गैरसैंण को राजधानी बनाने की मांग होती रही, और प्रदेश की राजनीति का भी केंद्र बिंदु गैरसैंण रहा है। कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस के पाले में गैरसैंण की गेंद डाली जाती रही।
फिर एक ऐसा समय आया जब बीजेपी ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दिया, लेकिन लोगों को सपना फिर भी स्थायी राजधानी का दिखाया जाता रहा और लोग इस पर विश्वास और भरोसा भी करने लगे। अब इस बीच गैरसैंण में खड़े होकर वहां की विधानसभा को कॉर्पोरेट मीटिंग का अड्डा और वेडिंग डेस्टिनेशन बनाने की बात करना कहीं न कहीं प्रदेशवासियों के साथ धोखा है। लोकतंत्र के मंदिर में शादियों का आयोजन होना और वहां कूड़े का भरमार लगाना आखिर कहां तक जायज है? उदाहरण के तौर पर औली का डेस्टिनेशन वेडिंग मामला ही देख लीजिए। जब गुप्ता बंधुओं ने वहां शादी का आयोजन करवाया था, न जाने कितना टन कूड़ा वहां छोड़ दिया गया, जिससे प्रदेश की छवि धूमिल हुई और गंदगी का अंबार भी लगा। और सोचिए, अगर गैरसैंण के विधानसभा भवन में शादियों का आयोजन होने लगा तो लोकतंत्र के मंदिर का क्या हाल हो जाएगा। यही कारण है कि विपक्ष अब सत्ता पक्ष को आड़े हाथों ले रहा है। उत्तराखंड विधानसभा के पटल पर कैग की रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें कई ऐसे बड़े खुलासे हुए जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। कैग की रिपोर्ट ने घोटालों की पोल खोलकर रख दी है। एक नहीं, दो नहीं, कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें करोड़ों रुपए की हेराफेरी की गई है। ये रिपोर्ट देखिए। कैग रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, कैग ने खोली घोटालों की पोल। उत्तराखंड में करोड़ों के घोटाले का भंडाफोड़, हैरान कर देगी कैग की ये रिपोर्ट। उत्तराखंड विधानसभा में कैग की रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें कई ऐसे बड़े खुलासे हुए जिसने सबको हैरत में डाल दिया है। उत्तराखंड में करोड़ों के घोटाले की पोल खुल गई है। स्मार्ट सिटी से लेकर नमामि गंगे तक हर प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। बता दें कि कैग भारत की वो संवैधानिक संस्था है जो सरकार की पाई का हिसाब रखती है। साल 2018 से 2024 के बीच सरकार के किए गए कामों की फाइलें जब कैग ने खंगाली तो वो भी हैरान रह गए। दरअसल 634 करोड़ के कामों में से कैग को सीधे 75 करोड़ का घपला मिला। सबसे पहले बात देहरादून की स्मार्ट सिटी की। कैग रिपोर्ट के मुताबिक देहरादून स्मार्ट सिटी में हुए कामों में भारी अनियमितता नजर आई। साथ ही सीमा से बाहर भी काम किया गया, गलत भुगतान किया गया। स्मार्ट सिटी के कार्यों में करोड़ों के दुरुपयोग का मामला भी उजागर हुआ है। देहरादून स्मार्ट सिटी के नाम पर इसके अलावा भी बहुत कुछ हुआ जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। 4.85 करोड़ रुपए से ई रिक्शा खरीदे गए, लेकिन आज वो बेकार पड़े हैं। ई बस चार्जिंग स्टेशन बनाए गए, लेकिन कभी इस्तेमाल ही नहीं हुए। सेंसर आधारित सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर 4.55 करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन जनता को कोई फायदा नहीं मिला। ठेकेदार से अनुबंध खत्म होने के बाद भी 19 करोड़ रुपए का एडवांस वसूल नहीं किया गया। 2.62 करोड़ की लागत से लगाए गए 50 पर्यावरण सेंसर राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नहीं निकले। कैग की रिपोर्ट के मुताबिक दून लाइब्रेरी परियोजना में जीएसटी के दोहरे दावों और ज्यादा दरों की वजह से 34.70 लाख रुपए का अतिरिक्त भुगतान किया गया और स्मार्ट स्कूल प्रोजेक्ट उस पर 5.91 करोड़ खर्च हुए। 3 स्कूलों में कंप्यूटर लैब, स्मार्ट बोर्ड लगाए गए, लेकिन बिजली का बिल नहीं भरा गया तो सारे उपकरण धूल फेंकते रहे। इसके अलावा देहरादून के परेड ग्राउंड में पहले से ही एक वीआईपी मंच था जो करीब 31 लाख में बना था, लेकिन फिर भी 84.11 लाख रुपए खर्च करके ठीक उसके सामने एक नया मंच बना दिया गया। घोटालों की ये लिस्ट अभी खत्म नहीं होती है, आगे भी सुनिए। रुड़की, लक्सर और रुद्रपुर के इलाकों में 5 अरब रुपए की बिजली बर्बाद कर दी गई। लाइन लॉस की वजह से 964 मिलियन यूनिट बिजली गायब हो गई। 1.13 लाख उपभोक्ताओं को बिना मीटर रीडिंग के 385 करोड़ रुपए के बिल थमा दिए गए। कैग ने यूपीसीएल के बिलिंग सिस्टम, वसूली सिस्टम और निगरानी सिस्टम पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। इसके अलावा कैग के मुताबिक राज्य सरकार ने 32 सार्वजनिक उपक्रमों और 28 सरकारी कंपनियों में कुल 8,993 करोड़ का निवेश किया। करोड़ों के लोन लिए गए, सब्सिडी भी दी गई, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि सिर्फ 2 निगमों को छोड़कर बाकी सबसे सरकार को कोई फायदा नहीं हुआ। लोक निर्माण विभाग, सिंचाई और ग्रामीण निर्माण विभाग के ठेकेदारों से पूरी रॉयल्टी न वसूलने से भी 252 करोड़ का नुकसान हुआ। अब बात करते हैं उस वक्त की जब पूरा देश कोरोना की दहशत में था। रिपोर्ट कहती है कि स्वास्थ्य विभाग ने उस वक्त जो एम्बुलेंस और उपकरण खरीदे वो बाजार से बहुत महंगी दरों पर थे। इससे 87 लाख रुपए का नुकसान हुआ। कैग ने टेंडर प्रक्रिया को भी पक्षपाती बताया। अब आपको कुंभ मेले की हकीकत से भी रूबरू करवाते हैं।
दरअसल 2021 के कुंभ के लिए 806 करोड़ रुपए जारी किए गए, लेकिन करोड़ों रुपए ऐसे कामों में खर्च दिखाए गए जो हुए ही नहीं या जिनका हिसाब किताब ही नहीं है। नमामि गंगे में पानी की तरह पैसा बहाया गया, लेकिन गंगा आज भी प्रदूषित है। परिवहन विभाग तो कुंभकर्णीय नींद में सो रहा है। 65,000 से ज्यादा गाड़ियां टैक्स नहीं दे रही। 361 करोड़ का टैक्स बकाया है। कई गाड़ियां तो 10 साल से टैक्स नहीं दे रही हैं। हैरानी की बात तो ये है कि विभाग ने इन डिफॉल्टर्स की ना तो आरसी जब्त की और ना ही इनका संचालन रोका। कई मामलों में तो 10 साल से भी ज्यादा वक्त से टैक्स जमा नहीं हुआ। वहीं रिपोर्ट में बच्चों की सुरक्षा से जुड़ी गंभीर लापरवाही भी सामने आई है। नियमों के मुताबिक स्कूलों और कॉलेजों की बसें संस्थान के नाम पर पंजीकृत होनी चाहिए ताकि उन पर कम टैक्स लगे और जिम्मेदारी तय हो, लेकिन ऑडिट में 20 शिक्षण संस्थानों की बसें व्यक्तिगत नामों पर पंजीकृत पाई गई और उसे भी नियम विरुद्ध टैक्स में दे दी गई। गांव के गरीब लोगों को 100 दिन के रोजगार की गारंटी देने वाला मनरेगा, जिसे आज जी राम जी के नाम से जाना जाता है, उसके हाल तो और बुरे हैं। सिर्फ 1 से 6% परिवारों को ही साल में 100 दिन का रोजगार मिला। जो काम कर रहे हैं उन्हें भी समय पर मजदूरी नहीं मिल रही। मास्टर रोल में भी संदिग्ध एंट्री मिली है और कई जगह मूल रिकॉर्ड ही गायब है, जो सीधे तौर पर भ्रष्टाचार की तरफ इशारा करता है। कैग ने राज्य में हुए कई बड़े घोटालों की पोल खोलकर रख दी है, जिससे ये साफ है कि उत्तराखंड में स्मार्ट सिटी, अस्पताल, बिजली, पानी, हर जगह जनता को ठगा जा रहा है। ईरान और इजरायल के बीच चल रही जंग का असर अब भारत पर दिखने लगा है। देश में गैस की किल्लत से लोग जूझ रहे हैं। खासकर होटल और रेस्टोरेंट चलाने वाले लोगों का काम ठप होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं गैस सिलेंडर के लिए नए नियम तय कर दिए गए हैं, जिससे लोगों की काफी परेशानी बढ़ चुकी है। ये रिपोर्ट देखिए। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध का असर अब रसोई तक पहुंच गया है। देहरादून में गैस सिलेंडर की किल्लत देखने को मिल रही है। गैस एजेंसियों में लोगों की भीड़ जमा हो रही है। एक तरफ कस्टमर गैस ऑनलाइन बुक नहीं करवा पा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ गैस एजेंसी पहुंचकर भी उसकी समस्या दूर नहीं हो पा रही है। घरेलू गैस पहले 21 दिन की बुकिंग पर मिल रहा था, लेकिन अब 25 दिनों की समय सीमा गैस सिलेंडर के लिए तय की गई है। साथ ही होटल और रेस्टोरेंट में कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई पर रोक लगा दी गई है। बता दें कि अमेरिका, इजरायल और ईरान युद्ध के दौरान भारत में पहले घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर के दाम में इजाफा हुआ। वहीं पिछले 3-4 दिन से गैस की किल्लत देखने को मिल रही है। 37,000 से ज्यादा उपभोक्ताओं को एलपीजी सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। आपूर्ति विभाग के आंकड़ों के मुताबिक देहरादून में करीब 7,81,000 घरेलू गैस उपभोक्ता हैं। पिछले महीने करीब 5,67,000 घरेलू सिलेंडर की आपूर्ति की गई। 44,201 कमर्शियल सिलेंडर बिके। इसके हिसाब से जिले में औसतन रोजाना करीब 18,900 घरेलू सिलेंडर, 1,400 कमर्शियल सिलेंडर की खपत होती है। 2 दिनों की बैकलॉग से जिले में इस समय करीब 37,000 से अधिक उपभोक्ताओं, 2,800 के करीब कमर्शियल उपभोक्ताओं को गैस का इंतजार है। देहरादून में 62 गैस एजेंसियों से उपभोक्ताओं को गैस आपूर्ति की जाती है। गैस सिलेंडर की आपूर्ति कम होने के कारण अब उपभोक्ता गैस एजेंसियों के चक्कर लगा रहे हैं। गैस एजेंसी संचालक उपभोक्ताओं को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। गैस एजेंसी संचालक का कहना है कि जिस नंबर पर ऑनलाइन बुकिंग की जाती है, उसमें कुछ समस्या आने के कारण दूसरा नंबर जारी किया गया है। नया एक व्हाट्सएप नंबर आईओसी ने दिया हुआ है, वो नंबर मैं आपको बता देती हूँ। वो है 756824। उस पर व्हाट्सएप पे ऐड कीजिए उस नंबर को। उस पर रिफ़िल करके REFIL रिफ़िल करके मैसेज सेंड कीजिए। फिर आपकी जो वो बुकिंग लेगा उसमें आपको 60 नंबर का रिलेशनशिप ID होता है, वो डालिए। उसके बाद आपका बुकिंग कंफर्म होगा। नहीं, सिलेंडर सप्लाई रोज़ जा रही है हमारी। ये है कि थोड़ा मतलब जैसे आजकल की बुकिंग है, 3 दिन पहले की बुकिंग है, वो नहीं, 4-5 दिन 1 वीक पहले की बुकिंग हम लोग निकाल रहे हैं। गैस सिलेंडर की किल्लत के बाद प्राथमिकता घरेलू गैस उपभोक्ताओं को दी जा रही है, लेकिन कमर्शियल सिलेंडर की आपूर्ति प्राथमिकता के आधार पर अस्पतालों और शिक्षण संस्थानों को की जा रही है। होटल और रेस्टोरेंट में फिलहाल गैस सिलेंडर की सप्लाई कम कर दी गई है और कुछ गैस एजेंसी ने होटल और रेस्टोरेंट में गैस सिलेंडर की सप्लाई बंद कर दी है। युद्ध के कारण देहरादून में गैस सिलेंडर की किल्लत देखने को मिल रही है। ऐसे में जिला आपूर्ति अधिकारी भी अपील कर रहे हैं कि उपभोक्ताओं को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। देखिए, थोड़ा सा ये अभी पब्लिक में जो पैनिक की स्थिति हो गई है और वही गिने चुने नंबर हैं,
तो शायद जो है अब लेकिन ये नंबर ये 24 घंटे काम कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा अगर पेशेंस रख के, धैर्य रख के अगर काम किया जाए, नंबर बुकिंग की जाएगी तो बुकिंग हो जाएगी। वहीं रुद्रपुर में भी गैस सिलेंडर को लेकर मारामारी मची हुई है और इस बीच जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने जनपदवासियों से संयम और सहयोग बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। आवश्यक आपूर्ति को सुचारू बनाए रखने के लिए संबंधित विभागों को निर्देश भी दिए गए हैं। इसके साथ ही घरेलू गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों के विरोध में दिनेशपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन भी किया। देखिए, आज जो हमने ये पुतला इसलिए फूका कि आए दिन जो है गैस की कीमतें बढ़ रही है। अभी 2-4 दिन पहले ही 60 रुपये जो है गैस की कीमत बढ़ा दिए गए हैं। तो ये जो है ये जो है महिलाओं के किचन में आग लगाने का काम कर रहे हैं। पहले तो इन्होंने दाल रोटी को खत्म किया, अब जो सिलेंडर है उसको भी ये लोग इसमें इतना दाम बढ़ा रहे हैं कि महिलाओं के लिए किचन संभालना मुश्किल हो रहा है। हुआ करता था 2014 से पहले, बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार, आज 2026 हो गए, इन 11 सालों में देश की जनता को चूसने का काम किया है। आज महिलाएं त्रस्त है। 450 से लेकर 1200 रुपए तक अब सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। वहीं हल्द्वानी में भी कमर्शियल गैस सप्लाई बंद होने के बाद घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कालाबाजारी की शिकायतों पर प्रशासन सतर्क हो गया है। एडीएम विवेक राय ने कहा है कि एलपीजी की कोई कमी नहीं है और वितरण बुकिंग के बाद डीएसपी कोड और ओटीपी के आधार पर होगा। वहीं उपभोक्ताओं को 25 दिन बाद ही अगली गैस दी जाएगी और स्टॉक करने पर रोक रहेगी। अधिकारियों को जांच कर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। अलग अलग तरीके की भ्रांतियां जो है बाजार में लोगों के बीच में फैली हुई हैं, जिसको लेकर जिलाधिकारी महोदय के निर्देश थे कि गैस एजेंसियों के साथ, वितरकों के साथ, जो हमारी आईओसी, एचपीसीएल और भारत गैस एजेंसी है उसके प्रतिनिधियों के साथ, जिला पूर्ति अधिकारी के साथ, हमने हमारे मजिस्ट्रेट साहिबान के साथ एक बैठक कर ली जाए और एक आप लोगों के चैनल के माध्यम से जनता में एक संदेश जाना चाहिए कि किसी प्रकार की कोई क्राइसिस जो है गैस की नहीं है। भारत सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन आई है उसमें भी घरेलू गैस के लिए जो है फर्स्ट प्रायोरिटी रखी गई है। वहीं मसूरी में भी गैस और तेल की किल्लत के चलते लोग गैस एजेंसी और पेट्रोल पंप पर लंबी कतारों में खड़े नजर आए। कई होटल और रेस्टोरेंट स्वामी कमर्शियल गैस सिलेंडर की भारी कमी से परेशान दिखाई दी है, जिसकी वजह से छोटे बड़े रेस्टोरेंट बंद होने की कगार पर आ गए हैं। सर यहाँ पे कम से कम 2 घंटे से खड़े हो रखे हैं। सारे यहाँ देखिए इतनी लंबी लाइन, इससे पहले तो 2 लाइनें लगी हुई थी। यहाँ बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है हमें। और अभी आपको पता ही आने वाला सीज़न, अब सीज़न शुरू होने वाला है और गैस नहीं होगी तो कैसे चलेगा। हम लोग तो पर्यटन पे ही डिपेंड करते हैं पूरा। होटल जितने मसूरी 90% मेरे ख्याल से तो ये रोजगार पर्यटन पे ही है। हाँ जी, पब्लिक थोड़ा परेशान हो जाती है पीछे से कि गैस की किल्लत हो रही है इस वजह से ना। पर अब घरेलू गैस की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा सा ये है कि केवाईसी होनी अनिवार्य है और बुकिंग करना जरूरी है। बिना बुकिंग के नहीं मिल रहा है। 25 दिन का वो चल रहा है, 25 दिन का गैप के बाद ही आपको मिलेगा। चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालु कृपया ध्यान दें, बीकेटीसी ने चारधाम को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है जो जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। अब बद्रीनाथ और केदारनाथ समेत 47 मंदिरों में गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक लगा दी गई है, यानी कि अब गैर हिंदू चारधाम यात्रा नहीं कर सकेंगे। रिपोर्ट देखिए। चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालु कृपया ध्यान दें, बीकेटीसी ने लिया बड़ा फैसला, गैर हिंदुओं की एंट्री पर लगी रोक। अगर आप चारधाम यात्रा पर आने का प्लान तैयार कर रहे हैं तो आपके पास ये जानकारी होना जरूरी है, नहीं तो आपकी परेशानी बढ़ सकती है। दरअसल बीकेटीसी ने चारधाम यात्रा को लेकर बड़ा फैसला लिया है। इस बार गैर हिंदू चारधाम यात्रा पर नहीं आ पाएंगे क्योंकि उनकी एंट्री पर रोक लगा दी गई है। बता दें कि उत्तराखंड चारधाम यात्रा 19 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। इस दिन गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे और इस बार चारधाम यात्रा में कई तरह के बदलाव किए गए हैं। चारधाम में मोबाइल बैन का निर्णय सरकार पहले ही ले चुकी है। वहीं बद्री केदार मंदिर समिति ने धामों में गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक लगा दी है। इस बार चारधाम यात्रा के दौरान केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम परिसर में गैर हिंदू प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही बीकेटीसी ने उनके अधीन आने वाले 45 अन्य मंदिरों में भी गैर हिंदुओं की एंट्री पर बैन लगा दिया है। बद्री केदार मंदिर ने क्या फैसला लिया है अभी पूरी तरह से
सरकार के पास नहीं आया है, लेकिन हम लोग एक्ट को देखेंगे। सरकार की जो वहाँ पर स्टेक होल्डर्स और बद्री केदार मंदिर समिति और हमारे तीर्थ पुरोहित और जो एक्ट हैं पहले से मान्यता है, उन सब का अध्ययन करेंगे, उसके बाद उस पर जो है आगे बढ़ेंगे। बीकेटीसी के इस फैसले पर केदारनाथ की स्थानीय विधायक आशा नौटियाल ने भी रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा कि वो लंबे समय से धार्मिक स्थलों की मर्यादा बनाए रखने की पक्षधर रही है। देखिए, मंदिर और केदारनाथ मंदिर हमारे चारों धाम आस्था के बहुत बड़े केंद्र हैं, जहां दुनिया के लोग आस्था और श्रद्धा को लेकर आते हैं। तो वहां पर पिछली बार भी मैंने कहा था कि कुछ लोग इस तरह से वहाँ पर प्रवेश नहीं होना चाहिए। तो इस बार मंदिर समिति ने उस पर मोहर लगाई है, निर्णय लिया है कि मंदिर परिसर में प्रवेश के लिए गैर हिंदुओं पर प्रतिबंध होना चाहिए। मैं उनके निर्णय का स्वागत करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ। वहीं मंत्री गणेश जोशी ने भी बीकेटीसी के फैसले का स्वागत किया है। क्या मक्का मदीना में सनातनी लोग जा सकते हैं क्या? जब हम वहाँ पर नहीं जा सकते तो जो हमारा ये आस्था के केंद्र हैं बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री, उसके लिए मंदिर समिति ने ये फैसला लिया है। तो एक जनभावना भी उसके साथ में है, ये स्वागत योग्य है। इसके लिए मैं मंदिर समिति का विशेष आभार व्यक्त करता हूँ। और यही नहीं, हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी, अन्य लोगों ने भी इसमें स्टैंड लिया है, उनका भी आभार करता हूँ। बता दें कि बीकेटीसी ने जिन 47 मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाई है, उनमें बद्रीनाथ, केदारनाथ धाम के साथ ही त्रियुगी नारायण मंदिर, नरसिंह मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, ओमकारेश्वर मंदिर समेत कई मंदिर हैं जहां गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। इसीलिए ये जानकारी आपके पास होना जरूरी है, ताकि चारधाम यात्रा पर आने से पहले लोग इस फैसले को ध्यान में रखकर आगे बढ़े। वहीं कुमाऊनी लोकगीतों के सुविख्यात गायक और सांस्कृतिक कर्मी दीवान कनवाल के निधन से शोक की लहर है। अल्मोड़ा मुख्यालय के खतियाड़ी गांव निवासी दीवान कनवाल, जिन्हें लोग प्यार से दीवानदा के नाम से जानते थे, पिछले कुछ समय से वो बीमार चल रहे थे। उनका उपचार हल्द्वानी के एक निजी अस्पताल में चल रहा था। हाल ही में उनका एक ऑपरेशन भी हुआ था। उपचार के बाद वो कुछ दिन पहले ही अपने घर लौटे थे, लेकिन बुधवार सुबह अपने आवास पर उन्होंने अंतिम सांस ली है। दीवान कनवाल कुमाऊनी लोक संगीत की दुनिया का जाना पहचाना नाम थे। उनकी मधुर आवाज ने लंबे समय तक श्रोताओं के दिलों पर राज किया है। आज लोक साहित्य जगत, लोक संस्कृति जगत और पूरे कला जगत के लिए हमारे उत्तराखंड में एक शोक का दिन है। एक इतिहास के पन्नों में चढ़ गई एक गाथा, दीवान कनवाल जी का जाना अचानक दिल को झकझोर गया। वहीं देहरादून के मांडूवाला के जंगल में महिला का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि शव 4 से 5 दिन पुराना है, जो सड़ी गली अवस्था में मिला है। वहीं शव की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। वहीं टनकपुर में चल रहे मां पूर्णागिरी मेले में मीडिया सेंटर न होने और बूम वन विभाग बैरियर सठुलीगढ़ तक करीब 6 किलोमीटर मार्ग में पेयजल टैंकर की कमी से तीर्थ यात्री और मीडिया कर्मचारियों को दिक्कतें हो रही हैं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान लेते हुए मेला मजिस्ट्रेट और एसडीएम अनुराग आर्य ने जिला पंचायत को जल्द मीडिया सेंटर स्थापित करने और जल संस्थान को मार्गों में जल टैंकर लगाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा है कि मां पूर्णागिरी धाम आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी न हो, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। के लिए तो हमने उनको रखा हुआ है, सरस वालों को, वो काम कर रहे हैं। उनके द्वारा जगह जगह पर सभी व्यवस्था की जा रही है। और जहाँ तक पानी की व्यवस्था है, पानी के लिए जल संस्थान को निर्देशित किया और जगह जगह पर हम समय समय पर जांच भी कर रहे हैं। पानी, पेयजल उनको समय समय पर उपलब्ध होता रहे, तो इसलिए हमने उनकी भी व्यवस्था की गई है। और जैसे अगर कभी आग लगने की घटनाएँ होती हैं तो उसके लिए हमारी फायर टीम के साथ सामंजस्य बना हुआ है और फायर टीमें हमारी 3 जगहों पर तैनात हैं।
रुड़की के भगवानपुर में चोरी की चौंकाने वाली घटना सामने आई है। बता दें कि विद्युत विभाग के दफ्तर के पास खड़ी विभागीय गाड़ी का शीशा तोड़कर नाबालिग बच्चे लाखों रुपए लेकर फरार हो गए। वायरल हो रहे वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बच्चों ने ईंट मारकर शीशा तोड़ा और गाड़ी में रखी नकदी को लेकर वो भाग निकले। पुलिस ने कुछ नाबालिगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। मामला मेरे संज्ञान में आया है। हमारे जज है विनीत कुमार भगवानपुर के, इनकी गाड़ी में जो कैश कलेक्शन का पैसा रखा हुआ था, कुछ शरारती तत्व थे बच्चे, जो जैसे सीसीटीवी कैमरे में पता चला है, उन्होंने पैसे चुराते हुए दिखे हैं। तो इसकी पुलिस जांच कर रही है। पुलिस में तहरीर दे दी थी हमने कल ही, जो भी जब कार्रवाई होगी हम उसके साथ। गदरपुर के तिलपुरी गांव में इन दिनों आसमान में गिद्ध मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं गिद्ध लोगों का ध्यान भी अपनी तरफ खींच रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ समय पहले इनकी संख्या में काफी कमी देखने को मिल रही थी, लेकिन एक बार फिर से क्षेत्र में गिद्ध नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही जीव विज्ञान वैज्ञानिक डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी ने कहा कि ये जीव मृत पशुओं को खाकर वातावरण को साफ रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। दरअसल जो चाहे हम आप हों या दूसरे जानवर हों या गिद्ध हो, गिद्ध हो, उसे भी खाने के लिए खाना चाहिए और खाना शुद्ध होना चाहिए। खाने की जब क्वालिटी डाउन होगी तब परेशानी होगी। और समस्या क्या है कि जो गिद्ध का खाना है वो मरे हुए जीव है, वो मरे हुए जीवों का भक्षण करता है, उनकी बॉडी को खाता है। और ये कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ जीवों की जो डेथ है वो इस कारण से हो जाती है कि उन्होंने कुछ दवा खाई। और प्रदेश की खबरों में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। नमस्कार। गैरसैंण में बजट सत्र के तीसरे दिन सदन में गूंजा कानून व्यवस्था का मुद्दा। दिन दहाड़े मर्डर और अंकिता केस को लेकर उठाए सवाल। भूमिदर कानून को लेकर भी विपक्ष ने सरकार को घेरा। भराड़ीसैंण के विधानसभा भवन में होंगी शादियां। वेडिंग डेस्टिनेशन बनाना चाहते हैं मंत्री सतपाल महाराज। पर्यटन मंत्री के बयान पर गरमाई सियासत। उत्तराखंड के मठ मंदिरों में गैर हिंदुओं की एंट्री पर बैन। बीकेटीसी के अधीन आने वाले बद्री केदारनाथ समेत 47 मंदिरों में रहेगी गैर सनातनियों के प्रवेश पर रोक। और प्रदेश में भी गैस सिलेंडर को लेकर मची मारामारी। एजेंसियों पर उमड़ी भारी भीड़। सिलेंडर की किल्लत से उपभोक्ता हुए परेशान।